फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स हम देखते हैं। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि मैंने कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग को जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को अपनी कन्वीनियंस के लिए, जिससे अपन अच्छे से याद कर सके, उसके लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपको यही तरीका फॉलो करना है। इस तरीके को फॉलो करने से क्या होगा, आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर पाओगे, समझ पाओगे, कोरिलेशन बैठा पाओगे। कोरिलेशन बनाने से क्या आपको फायदा मिलता है? कोरिलेशन बनाने से आपको ये फायदा मिलता है कि जो सब्जेक्ट है हमारे, कुछ टॉपिक से फ्लूइड मैकेनिक्स से क्लियर है तो वो कनेक्टेड है हमारे सॉइल मैकेनिक्स से, और कुछ टॉपिक सॉइल मैकेनिक्स कनेक्टेड है हमारे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से, और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के कनेक्टेड है हमारे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से। तो 4 सब्जेक्ट के टॉपिक्स एक साथ क्लियर होंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला पार्ट होता है सिविल में, जो मैं मानता हूं, जो मैंने अपना उसको एक बाइफर्केशन दिया हुआ है, वो है हमारा स्ट्रक्चरल पोर्शन। ठीक है, तो उस पार्ट में हमारे आते हैं 4 सब्जेक्ट। सबसे पहला आता है उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सेकंड आता है हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस, थर्ड आता है आरसीसी, और फोर्थ आता है स्टील। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है ना, वो एक ही टेंडेंसी के हैं, एक ही प्रवृत्ति के हैं, डिजाइनिंग, फोर्सेस, बस ये सब कुछ उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन है मैक्सिमम। मतलब जब तक आपको जब तक आपको सोम की नॉलेज नहीं है, तब तक आप बाकी के 3 सब्जेक्ट इस पार्ट के नहीं कर सकते। अगर आपको सोम नहीं पता तो आप उसके एप्लीकेशंस को स्ट्रक्चरल एनालिसिस में नहीं डाल सकते, और जब तक आपको सोम नहीं पता ना आप आरसीसी कर सकते हो, जब तक आपको सोम नहीं पता आप स्टील को भी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप जो अपना सोम था वो बेस सब्जेक्ट था किसके लिए? फर्स्ट पार्ट के लिए। बात क्लियर है? तो सोम के बिना वो 4 पार्ट कुछ नहीं है, सोम के बिना तो पूरा सिविल ही कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं उसके एप्लीकेशंस आ ही जाती हैं। अब देखो भाई, सेकंड पार्ट जो आता है हमारा, जो मैंने आपको बताया, वो है थोड़ा टफ पोर्शन में बोलूंगा उसे। पहला पार्ट बिल्कुल इजी था, 4 सब्जेक्ट बिल्कुल इजी हैं, लड्डू हैं। अब जो आती है बात हमारे दूसरा पार्ट, उसमें भी 4 सब्जेक्ट हैं। पहला है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, जैसे सोम हमारा क्या था, बेस सब्जेक्ट था उस पार्ट का, ऐसे ही इस पार्ट का बेस सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। जब तक आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, उनके लॉज नहीं पता हैं, उनकी थ्योरीज नहीं पता हैं, फॉर्मूले नहीं पता है, तो आप सॉइल मैकेनिक्स में भी बार बार अटकोगे। ठीक है, आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बार बार अटकोगे। डार्सी लॉ क्या होता था, ये सब चीजें यहीं से डिराइव होकर आई हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से। ओके, आप वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में भी अटकोगे। तो इन तीनों सब्जेक्ट को अगर आपको बेहतर बनाना है तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप वहां पर भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा बेस सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब देखो बात आती है कि फ्लूइड मैकेनिक्स, आज देखो जनरल पहली क्लास है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाह रहा हूं। फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास है तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इसके बारे में, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, टॉपिक्स करवा दूंगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आपको किताबों में लिखे हुए हैं। ये मैंने बनाई नहीं है फ्लूइड मैकेनिक्स, मैंने नहीं बनाई है, और मैं भी पढ़ के ही पढ़ा रहा हूँ आपको। मैंने पढ़ा हुआ था जो भी कुछ मेरे कॉलेज टाइम पे, उन चीज़ों को जो मेरे परसेप्ट हुआ पढ़ा है मेरे माइंड में, बस मैं वही चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैंने इन्वेंट नहीं किया कुछ भी, मैं तो पढ़ी पढ़ाई चीज़ें, बहुत पुरानी चीज़ें पढ़ी पढ़ाई हैं, उनको पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको तरीका क्या है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ जो है, ये जो लेक्चर है जो मैं ले रहा हूँ आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाकी सभी लेक्चर से। टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन बात ये है उनको याद कैसे रखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, वो सब चीज़ अपन इस वाले लेक्चर में देखते हैं अपन। तो ये लेक्चर केवल एज ए इंट्रोडक्शन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये केवल, नहीं तो मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली स्टार्ट करवाया था, भाई इसमें 5 पार्ट होते हैं, ये होता है वो होता है। ठीक है ना, वो चीज़ नहीं करनी, आपके लिए पहले कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत से लोग इसको छोड़ देते हैं, बहुत से लोग इसे काफ़ी सारे टॉपिक्स नहीं करते, बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं, क्या पढ़ें इसमें, क्या छोड़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे चीज़ों को याद रखें। यार ये वाला लॉ तो स्टार्ट में भी था, ये बीच में भी आ गया, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ इसमें क्या कर रखा है फ्लूइड मैकेनिक्स में। और जब आप किसी कन्वेंशनल बुक पे जाएंगे, जैसे हमारी आर के बंसल हुई, हमारी मोदी एंड सेठ हुई हमारी, और DS कुमार हुई हमारी, ठीक है, E पोपोव हुई, जो भी बुक हैं आपकी एनवायरमेंट, इसकी फ्लूइड मैकेनिक्स की जो भी स्टैंडर्ड बुक हैं, आप उनकी तरफ जाओगे तब आप और ज़्यादा घबरा जाओगे। जब आप एप्लीकेशंस देखोगे डायनामिक्स की, आप देखो बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हर जगह बार बार इनके लॉज अलग हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया उस सुविधा के लिए, एक्चुअल में मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। जब मैं पढ़ता था, जब मैं डिग्री में था, तो मैं भी बहुत घबराता था। घबराने का मतलब इन द सेंस कि मैं समझ नहीं पाता था कि कहाँ से पढ़ूँ इस सब्जेक्ट को, कैसे पढ़ूँ, ये इतना लेंथी था, और हर जगह इसके एप्लीकेशंस, क्वेश्चन हर जगह आते थे, यूपीएससी में इसके क्वेश्चन जरूर आते थे। तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि कैसे मैं इसकी स्टार्ट करूँ, कैसे याद रखूँ चीज़ों को। फिर मैंने क्या किया, इस सब्जेक्ट को मैंने
5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे सिंपल रूल क्या है सिविल इंजीनियरिंग का, कि आपको कहीं पर भी दिक्कत आए ना, उस चीज को आप तोड़ दोगे और फिर जो टुकड़े हुए पड़े हैं उन टुकड़ों को आप इंडिविजुअल याद करो, तो आपको वो सब्जेक्ट बहुत इजी लगेगा। और जब आप उस सब्जेक्ट को देखोगे एज ए होल, यार ये तो बहुत बड़ा है, तो दिक्कत होगी आपको। तो क्या करो, छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाओ बस, कि मेरे को यहाँ से जयपुर जाना है, बहुत दूर लग रहा है, लेकिन मैं कैसे, यहाँ से मेरे को राजगढ़ जाना है, फिर राजगढ़ से मेरे को दौसा निकलना है, दौसा से मेरे को जाना है बांदी कोई दौसा, ऐसे होते फिर निकलना है। मतलब छोटे छोटे स्टॉपेज लेके चलेंगे तो आपको सफर इतना बड़ा नहीं लगेगा। बस वही चीज मैंने की, कंप्लीट सब्जेक्ट को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट है स्टैटिक, ओके, सेकंड पार्ट है हमारा काइनेमेटिक, थर्ड पार्ट है डायनामिक्स, फोर्थ है हमारा ओपन चैनल फ्लो, ओसीएफ जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, और लास्ट पार्ट जो है हमारा वो है हाइड्रोलिक मशीन्स, एचएम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक पढ़ेंगे, हम स्टडी ऑफ फ्लूइड अंडर स्टैटिक कंडीशन। इसमें हम केवल वो लॉज, वो सब चीजें पढ़ेंगे जो हमारा फ्लूइड रुकी हुई अवस्था में, स्टैटिक कंडीशन में, उस कंडीशन में जो भी फ्लूइड के साथ चीजें हो रही हैं वो सारी चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसके जो भी टॉपिक्स है, देखो मैंने इसके 3 टॉपिक जो थे फ्लूइड मैकेनिक्स के, जो 3 टॉपिक किससे रिलेटेड थे, स्टैटिक कंडीशन से, वो मैंने इसमें डाल दिए। जो टॉपिक्स हमारे काइनेमेटिक कंडीशन से थे वो मैंने इस पार्ट में डाल दिए, और जो हमारे डायनामिक कंडीशन से रिलेटेड टॉपिक थे वो सारे मैंने इस पार्ट में डाल दिए। ओपन चैनल फ्लो चीज ही अलग हो चुकी है, उसको मैंने अलग पार्ट में डाल दिया। हाइड्रोलिक मशीन भी अलग चीज हो चुकी है, उसको भी 5वां पार्ट कर दिया। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के टोटल 5 पार्ट मैंने कर दिए। अब आप क्या करोगे, आप पहले इस पार्ट की स्टडी करोगे। अब आप छोटे छोटे समझो, केवल मुझे पहले ये पढ़ना है, उसके बाद मेरे को ये वाला पार्ट पढ़ना है। जब आप ये पढ़ पाओगे तब इसके एप्लीकेशन ये समझ पाओगे। जब आप ये दोनों कर लोगे तब आप ये देख पाओगे, इन चीजों को समझ पाओगे। जब आप ये पढ़ लोगे फिर ये, तो मतलब हम पहली स्टेप से आपको चौथी पे जाना है, तो आप दूसरी तीसरी को फॉलो करोगे नहीं करोगे, बिल्कुल। अब अगर आप डायरेक्टली पहली चौथी पे जाओगे दिक्कत आएगी, समझ रहे हो। बहुत से लोग तो कर जाएंगे लेकिन बहुतों को दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये पहली स्टेप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से अपन 1 बाय 1 पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो ये बाइफर्केशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि आपके लिए इस बाइफर्केशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है। एक ओवरव्यू देखो भाई, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, उस पूरे के पूरे पार्ट का 100 में से लगभग नहीं तो 50 या 60%, 50 से 60% क्वेश्चंस आपके इस पार्ट में से आएंगे, इसमें से ध्यान रखना। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा होगा इन 5 में से, ये वाला। मैंने क्या बोला, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन आए एग्जाम में फ्लूइड मैकेनिक्स से, तो 10 में से 5 क्वेश्चन आपको इस पार्ट के मिलेंगे। 100% 5 क्वेश्चन इस पार्ट, 5 या 6 क्वेश्चन, 7 भी हो सकता है। मैं आपको मिनिमम रेंज बता रहा हूं कि मिनिमम 50 से 60% इस वाले रेंज से मिलेंगे। बात क्लियर है। इससे आपको बहुत कम मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब 10 से 20% इस वाले रेंज में, ठीक है। ये थोड़ा सा पोर्शन भी ऐसा है कि आपको समझ भी कम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टडी है बहुत एडवांस्ड स्टडी है, इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। और मैथमेटिक्स कौन सी, नॉर्मल नहीं, एडवांस्ड मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। इसलिए ये वाला पोर्शन भी आपका क्या है, थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा जटिल लगेगा, आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन डोंट वरी, मैं आपको हर टॉपिक के अंदर, हर चीज के अंदर आपको क्लियर करता जाऊंगा कैसा क्वेश्चन बनता है, बस वो चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इसका आंसर कैसे होगा, कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, हर चीज को मैं आपको नोटिफाई करूंगा हर टॉपिक के अंदर। कोई चीज समझ नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं। और जैसा कि फीडबैक आया स्टूडेंट्स का मेरे पास, जो पढ़ चुके हैं, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस तो बंद हो चुकी है अपनी, तो ऑनलाइन क्लासेस जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी और जो अब ऑनलाइन ले रहे हैं, तो उन बच्चों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, कि सर हमें वैसा ही फील आ रहा है जैसा कि क्लास में था, और हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ और मिल रही है। क्या मिल रही है पॉजिटिव चीज़, कि सर क्लास में हम पूछ नहीं पाते, कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो पूछ नहीं पाते, हेजिटेट करते हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा पीछे करके देख लेते हैं कि सर ने ये बताया था, तो हमें रिमाइंड, कभी भूल जाते हैं उस टॉपिक को तो हम फिर से, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट बता रहे हैं बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस का इन कंपेरिजन टू ऑफलाइन, हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। RSMSSB का एग्जाम दिया था बच्चों ने, उसमें भी बहुत कि सर आपके वीडियोज़ माइंड में आ रहे थे जब हम एग्जाम हॉल में बैठे थे,
तो आपके कुछ वीडियोस माइंड में आ रहे थे, वो क्वेश्चंस माइंड में आ रहे थे जो आपने बताए थे, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे ऐसे। और सीधी सी बात है, मैं आपको बताता भी हूँ कि विजुअल जो मेमोरी रहती है हमारी बहुत ज़्यादा शार्प रहती है, हमारी जो ये ऑडिबल है वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं रहती। हम देखी हुई चीज़ों को बहुत जल्दी परसेप्ट करते हैं और रिटेन कर लेते हैं माइंड में। आपने कोई मूवी देखी, उसके सीन्स याद होंगे आपको, आप ऑडियो सुन लो याद नहीं रहेगा क्या था क्या नहीं था। तो ये चीज़ें रहती, बहुत सारे फायदे हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको वैसा ही एनवायरनमेंट दूं जैसा कि मैं आपको क्लासरूम में देता था, ठीक है, और उससे भी बेहतर एनवायरनमेंट दूं। तो आप बिल्कुल तसल्ली से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आती है तो मैं समझ जाऊंगा आप इस वाले टॉपिक पे परेशान होने वाले हो, उस चीज़ को मैं दोबारा 2 या 3 बार दोहराऊंगा हर चीज़ को। तो आप किसी भी चीज़ के लिए टेंशन नहीं लें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका पार्ट है डायनेमिक। मैंने आपको बताया 50 से 60% क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में से आते हैं, 10 से 20% इसमें से आते हैं। ये जो पार्ट है बाकी के ये वाला पार्ट हमारा कवर करता है कितना, लगभग 30 से 40% इसमें से आता है, ठीक है। इनमें से अब ये 2 पार्ट रह गए, इन 2 पार्ट का मैं आपको बताता हूँ। डिग्री लेवल के जो होते हैं ना पेपर, उनमें इसका जो इंट्रोडक्शन है एक यूनिट आएगी पहली, उसमें से क्वेश्चन बनता है 1 या 2 क्वेश्चन। हार्ड ड्रिलिंग मशीन्स आपके अगर टॉपिक दिया हुआ है स्पेशली तो 1 या 2 क्वेश्चन, केवल 2 ही पेज हैं, 2 पेज मैं आपको बताऊंगा। 2 पेज को पढ़ लोगे ना, वैसे पढ़ना तो आपको सारा ही है। देखो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो स्ट्रेटेजी जब आपके पास बहुत कम टाइम है, तो इन दोनों में केवल जो फर्स्ट पेज होगा ना, मैं आपको बता दूंगा उस टाइम जब कराऊंगा, उनको कर जाना, दैट इज इनफ। डिप्लोमा लेवल के लिए उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आपको मेन कंसर्न जो है वो पहले ये समझना है, ये समझ में आ गया, फिर बाकी की चीज़ तो बहुत ईजी है। तो आपका सबसे मोटा एक पोर्शन ये और एक पोर्शन ये, बाकी इन तीनों में से इन दोनों को मिला लो आप, इन दोनों में इसमें और इसमें मिला करके 80% क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी 20% क्वेश्चन इन तीनों से मिलकर के आएंगे। बात क्लियर है? तो ये आपको मैंने इंपॉर्टेंस बताई क्या होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को और आगे बढ़ाते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भाई स्टैटिक, कि स्टैटिक में हम किसकी स्टडी करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं 1 बाय 1। फ्लूइड स्टैटिक में मैंने लिखा हुआ है स्टडी ऑफ फ्लूइड अंडर स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन में फ्लूइड की स्टडी करते हैं। स्टैटिक कंडीशन मतलब पानी रुका हुआ है, जैसे मेरी बाल्टी मैंने पानी भर लिया, बाल्टी में अगर मैंने पानी भर दिया तो भरने के बाद में उस पानी का उस बाल्टी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि वो बाल्टी को धकेलना चाह रही है या उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रही है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, क्या कर रहा है वो जो फ्लूइड है उसके अंदर पानी भरा हुआ है वो क्या कर रहा है बाल्टी के साथ, उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस कंडीशन में, किस प्रकार का प्रेशर जनरेट हो रहा है, कैसा प्रेशर लगा रहा है वो बाल्टी पर, वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, स्टैटिक कंडीशन। तो स्टैटिक कंडीशन फ्लूइड हमारा क्या रहेगा, स्टैटिक कंडीशन मतलब स्थिर अवस्था में रहेगा। तो इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड होते हैं, एक तो होता है फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, फ्लूइड और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे हम। डेंसिटी क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है वो पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज सारी पढ़ेंगे 1 बाय 1। सेकेंड इसमें टॉपिक कवर होता है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, की स्थिर अवस्था में फ्लूइड के द्वारा कौन कौन सा कैसे प्रेशर कैसे लगता है और हम उसको कैसे मेजर करेंगे, किन डिवाइसेस की सहायता से मेजर करेंगे, वो सब कुछ कवर करेंगे हम इस यूनिट के अंदर। ये यूनिट है भाई, देखो ये टॉपिक लिखे हैं ना सारी, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है, सेकंड ये थर्ड है ब्योंसी एंड फ्लोटेशन। ब्योंसी फ्लोटेशन मतलब पानी रुका हुआ है, अब उसमें हम कोई ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं, तब उस ऑब्जेक्ट पर पानी क्या प्रभाव डालेगा, क्या कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के साथ पानी। जैसे हम कूद जाते हैं ना भाई स्थिर पानी में, तो हमको ऊपर फेंकता है, कुएं में कूद जाओ तो पानी क्या करेगा, ऊपर फेंकेगा। ऊपर क्यों फेंकता है, पानी तो स्थिर अवस्था में, तो स्थिर अवस्था की स्टडी हम किस में करेंगे, इसी पोर्शन। तो ब्योंसी फ्लोटेशन भी इसी में पढ़ेंगे हम। तीन यूनिट हो गई हमारी। अब बात आती है हमारी, तो ये थी स्टैटिक कंडीशन वाली बात। अब आते हैं काइनेमेटिक। काइनेमेटिक और डायनेमिक बहुत पहले एक ही चीज हुआ करते, इसको काइनेटिक्स बोलते थे, काइनेटिक्स, नॉट काइनेमेटिक ना ही डायनेमिक। कुछ नहीं, ये हमारे फ्लूइड के, अब ये स्टैटिक नहीं, अब फ्लोइंग फ्लूइड की बात हो रही है, बहते हुए फ्लूइड की बात हो रही है। तो बहते हुए फ्लूइड की बात हो रही है तो इसमें देखो बहते हुए फ्लूइड में हम 2 स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं कि बह रहा है तो क्यों बह रहा है। बात क्लियर है? हम देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है बहते हुए पानी की वेलोसिटी कितनी है। एक तो मैं कह रहा हूं कितनी है, तो भैया आपने कहा सर इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। ओके, एक मैं आपसे कह रहा हूं इसकी वेलोसिटी क्यों है, 20 मीटर पर सेकंड क्यों है। एक तो मैं पूछ रहा हूं कितनी है, तो आपने केवल, मैंने आपसे पूछा कितनी है, आपने मेरे को जवाब दे दिया डिजिट में 20 मीटर पर सेकंड। मतलब आपने मेरे को नहीं बताया कि सर ये बह रहा है तो इसके ऊपर एक काइनेटिक फोर्स लग रहा है, आगे ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इसको थोड़ी सी वेलोसिटी मिलेगी, इन दोनों फोर्सेस के कारण इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। आपने मुझे ऐसा नहीं बताया, मैंने पूछा कितनी है, आपने बताया 20। तो हम स्टडी कर रहे हैं केवल किस चीज की, फ्लोइंग फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं। बस हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी कितनी है, वॉर्टिसिटी कितनी है, ये सब चीज हम देख रहे हैं।
हम नहीं देख रहे कि ये इतनी वेलोसिटी क्यों है, इतनी तेज क्यों बह रहा है, हम क्यों के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे। तो जब हम क्यों के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं करते हैं, केवल हम क्या कर रहे हैं, यही पूछ रहे हैं कितनी कितनी इसकी वेलोसिटी है, इसकी वैल्यू देख रहे हैं, तो वो हमारी स्टडी आती है किसके अंदर, फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर। तो काइनेमेटिक्स में देखो स्टडी ऑफ फ्लूइड फ्लो विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस। हम फोर्सेस की स्टडी नहीं कर रहे कि किस फोर्स के कारण बह रहा है, नहीं, विदाउट कंसिडर, फोर्सेस को कंसिडर नहीं कर रहे। तो हम इसमें क्या क्या चीज याद करेंगे, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वॉट, ये एक ही यूनिट है, सिंगल यूनिट है ये। तो 3 यूनिट हो गई, चौथी हो गई, 4 यूनिट हो गई। ये सारी चीज हम एक यूनिट में पढ़ लेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर। अब बात आती है डायनेमिक। अब डायनेमिक में क्या है, डायनेमिक में हम फोर्सेस को भी, इसमें हम फोर्सेस देखेंगे, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कितनी है वेलोसिटी, नहीं, हमको तो बताओ पानी इतनी तेज क्यों बह रहा है, कितनी तेज बह रहा है, काइनेमेटिक, इतनी तेज क्यों बह रहा है। तो आप बता रहे हो सर ये जो है यहां तक तो जो पानी था ग्रेविटी फोर्स के कारण बह रहा था, लेकिन आगे हमने पंप लगा दिया सेंट्रीफ्यूगल, उस पंप के कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है। तो आप मेरे को बता रहे हो सर इसके अंदर स्टैटिक एनर्जी थी इसलिए इतना बढ़ गया, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है अलग से, ड्रैग फोर्स, उसके कारण इसकी वेलोसिटी कम हो गई। तो मैं क्यों पूछ रहा हूं कि क्यों है, तो वो आप मुझे बता रहे हो कि भाई इसके कारण इसका फ्लो इतना है, वो आप रीजन बता रहे हो। तो ये स्टडी हम किस में करते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। डायनामिक्स में क्या है हमारा, स्टडी ऑफ फ्लूइड फ्लो विद कंसीडरिंग फोर्सेस, फोर्सेस को कंसीडर करके। तो इसमें देखो हमारे कौन कौन सी यूनिट आती हैं, एनर्जी इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। एनर्जी इक्वेशन कौन सी, बर्नौली। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनर्जी इक्वेशन, उसकी एप्लीकेशन, सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें हम, वेंचुरीमीटर और पिटोट ट्यूब और ऑरिफिस मीटर, ये इसमें पढ़ेंगे। ये भी यूनिट हमारी 5th। ये 6th यूनिट हमारी क्लोज्ड पाइप फ्लो। पाइप क्लोज है, उसके अंदर पानी का फ्लो हो रहा है, तो उस फ्लो के कारण क्या क्या चीजें हो रही है, जैसे हमारे सप्लाई का पानी आता है, पानी की सप्लाई का, तो उस पानी के अंदर, सॉरी, उस पाइप के अंदर जो पानी है, उस पानी के कारण क्या होगा, पाइप में फ्रिक्शन भी होगा, पानी की वेलोसिटी कम भी होगी, ठीक है, कई सारे फोर्सेस अप्लाई होंगे, हो सकता है पाइप फट जाए, हो सकता है पानी के अंदर पाइप के अंदर गैसेस बन जाए। तो वो सारी चीज हम किसमें पढ़ेंगे, क्लोज्ड पाइप फ्लो, शॉर्ट में बोलते हैं इसको CPF। ये प्रेशर में होता है इसका फ्लो, ठीक है, डिटेल में वही पढ़ेंगे। ये हमारी 6th यूनिट हो गई। 7th है लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये भी इसी के अंदर आता है। डायमेंशनल एनालिसिस एंड ड्रैग फोर्स, ऑरिफिस एंड माउथ पीसेस, वियर नॉचेस, फ्लूइड फ्लो इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, सारी इंडिविजुअल यूनिट्स हैं हमारे, जो किसका पार्ट है, डायनेमिक्स का। इन सब के अंदर फोर्सेस कवर होंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट था, ये अलग हो गया। इसमें क्या है, इसमें कोई एनर्जी इक्वेशंस, इसमें बर्नौली इक्वेशन काम नहीं करती, ये ग्रेविटी के कारण हो रहा है। इसमें फ्लो हो रहा था अंडर प्रेशर, प्रेशर के कारण फ्लो हो रहा था। इसमें पानी बहेगा किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी के कारण मतलब क्या, नदी में पानी बह रहा है, नाले में पानी बह रहा है, ठीक है, समुद्र में पानी बह रहा है। ये बहता हुआ जो पानी है, खुले आसमान के नीचे जो पानी बह रहा है, उस पूरे की स्टडी हम करेंगे ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो, चैनल का मतलब मैं आपको बता चुका हूं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंदर। तो ओपन चैनल फ्लो में क्या है, स्टडी ऑफ फ्लूइड फ्लो अंडर ग्रेविटी। ये सारे प्रेशर के अंदर थे, ये ग्रेविटी के अंदर है, तो वो वाला पार्ट हमारा अलग हो गया, ठीक है। डिप्लोमा के अंदर ये पार्ट बहुत बहुत ही छोटा सा पार्ट है। डिग्री के अंदर ये एक बुक है, समझ रहे हो, ओपन चैनल फ्लो एक बुक है पूरी, उसमें प्रोफाइल्स बनती है उसके अंदर। वो खुद ही इतना बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है वो। हाइड्रोलिक मशीन्स, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक कौन सा, हाइड्रोलिक मशीन्स, वो भी एक बुक है। तो FM जैसे हम आगे डिग्री में देखते हैं, तो ये तो FM का पार्ट था इतना, ये अलग ही सब्जेक्ट हो गया, वो अलग सब्जेक्ट हो गया, ऐसे होता है, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये सबसे बड़ा। हाइड्रोलिक मशीन्स, तो हाइड्रोलिक मशीन हमारा कौन कौन सी हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक जो पानी से रिलेटेड है मशीन्स, जहाँ पर पानी की एनर्जीज का यूज़ किया जाता है या फिर पानी को एनर्जी दी जाती है, वो आती है हमारी हाइड्रोलिक मशीन्स के अंदर। तो इसमें कौन कौन से हमारे, टरबाइन एंड पंप। तो ये हमारा टॉपिक कौन सा था, हाइड्रोलिक मशीन्स का। तो ये सारे पांचों के पांचों पार्ट हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। टोटल 11 या 12 यूनिट या 12-13 यूनिट्स बैठेंगे हमारी। तो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हम प्यार से पढ़ेंगे, जैसा मैं बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, आपको जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स मजबूत हो चुका है, जब आपका ये मजबूत हो जाएगा, तो आपको सॉइल मैकेनिक्स बिल्कुल ईजी लगेगा। मैंने वहां पर भी आपको कोरिलेशन करवाए, मैं सॉइल मैकेनिक्स में आपको बताया बीच बीच में कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स में ये होता था, वो होता था। इसके एप्लीकेशन आपको एनवायरमेंट में भी देखने को मिल, जब मैं आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा तब इसके एप्लीकेशंस आपको वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंदर भी देखने को मिलेंगी। तो अपन सबसे पहले देखते हैं, मैं आपको देखो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करता हूं मैं, कौन सी, फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो पहले आप इसको है ना पूरे को आप इसको एक फ्लो चार्ट बना लो अपने नोटबुक में। मैं आपको हर टॉपिक को लिखवाऊंगा
बोलूँगा भी लिखवाऊंगा भी, उसको आप लिखते जाना। कुछ चीज़ें मैं आपको केवल बोलूँ, आपको लगे इंपॉर्टेंट है तो आप रफ में उतार लिया करो। आपको नोट्स बनाने का मैं तरीका और बताता हूँ, एक बता चुका हूँ पहले भी, जो कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। भाई देखो, आप जब भी वीडियोस बनाओ ना, वीडियोस आप देखो, लेक्चर्स देखो, तो आप एक रफ कॉपी में बनाया करो, ठीक है। आप रफ कॉपी में आप स्टार्ट कर दिया, आपने उतार रहे हो आप उनको आराम से। उसके बाद में आप क्या करो, उस पूरे पूरे वीडियो को, फिर उस पूरे पूरे लेक्चर को आप उतारो किसमें, फेयर के अंदर। आपको हमारी बुक भी है, बुक भी आप देख सकते हो, लेकिन जब आप उसको रफ से आप उसको फेयर पे कन्वर्ट करोगे ना, ये मान लो आपका 70% रिवीजन हो चुका है एट ए टाइम। आपको वो जब आप उसको लिखोगे ना, तो आपको ये लेक्चर माइंड में रिवाइंड होगा, ठीक है। जब वो लेक्चर रिवाइंड होगा तो ऑटोमेटिकली टॉपिक से आपको परसेप्ट होंगे, याद हो जाएंगे। अब मैं आपको पहली यूनिट स्टार्ट करता हूं, फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, तो अपन लिखते हैं भाई यूनिट फर्स्ट, फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड से कईयों के दिमाग में आता है फ्लूइड का मतलब क्या होता है। हमारे फ्लूइड का मतलब है पानी, पानी एक फ्लूइड है, बिल्कुल सही बात है। क्या फ्लूइड पानी ही है? यह गलत बात है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, ये वो तत्व होता है जिसमें फ्लो की टेंडेंसी हो, बहने की टेंडेंसी हो, बहने की। पत्थर बह सकता है क्या? नहीं। कुछ कहेंगे सर पानी के साथ बह लेगा, अरे पानी के साथ बह रहा है, वो खुद बह सकता है क्या? खुद नहीं बह सकता, ठीक है। तो फ्लूइड क्या होता है, ये वो तत्व होता है जिसमें फ्लो की टेंडेंसी होती है, बहने की प्रवृत्ति होती है। जैसे गैसेज हुई हमारी, गैस बहती नहीं बहती? बिल्कुल। धुआं देखो बह रहा है, वो हवा में बह रहा है धुआं। पानी हुआ, ये सारी चीज क्या है, फ्लूइड। तो फ्लूइड को अगर टेक्निकली कैसे डिफाइन करेंगे, आप देखो पानी है हमारा, ठीक है, स्थिर कंडीशन में एक बाल्टी के अंदर रखा हुआ है, आपने फूंक मारी, फूंक मारते इसमें क्या है, लहर आ गई। अब लहर आने के बाद में पानी परमानेंटली डिस्टर्ब हो गया। परमानेंट डिस्टर्ब क्यों हो गया? आप हो गए नहीं सर पानी तो एज इट इज है, थोड़ी देर बाद यूं का यूं दिख जाएगा वो। अरे यूं का यूं तो दिख जाएगा, मैं ऊपर से देख रहा हूं बाल्टी के, मान लो पानी का पार्टिकल यहां था, कोई पार्टिकल एक, मैंने फूंक मारी तो ये पार्टिकल ऐसे घूमता रहा, बहुत देर बाद 2 घंटे बाद पानी स्थिर हुआ तो पार्टिकल यहाँ, ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। पानी तुमको वैसे ही दिख रहा है, लेकिन ये पार्टिकल तो यहाँ पहुंच गया, ये मॉलिक्यूल तो यहाँ पहुंच गया पानी का, तो पानी क्या है, उसी अवस्था में नहीं आता। तो पानी को हम, फ्लूइड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे गैस की बात है, गैस में आप फूंक मारो तो पूरे पूरे बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो स्मॉल, अब देखो पानी के सरफेस पे फूंक मारी आपने, पानी ऐसे था हमारा, ये पानी भरा हुआ है, ये पानी है, आपने यहां फूंक मारी तो पानी यूं लहर आने लगी। तो सरफेस पर आपने क्या किया, फूंक मारी। तो स्मॉल या नेग्लेजिबल शियर स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस लगाया आपने, शियर स्ट्रेस। स्मॉल या नेग्लेजिबल शियर स्ट्रेस लगाने पर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। तो फ्लूइड हमारा वो तत्व होता है जो स्मॉल या नेग्लेजिबल शियर स्ट्रेस लगाने पर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। जैसे कि हमारा लिक्विड क्या होता है, फ्लूइड होता है हमारा। गैस, ये भी फ्लूइड है। वेपर, भाप, वाष्प, ये भी क्या है हमारा, फ्लूइड। तो ये तीनों ही हमारे फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। तो हम लिखते हैं इसके अंदर, सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है,
यह वो तत्व होता है जो स्मॉल या नेग्लिजिबल shear स्ट्रेस लगाने पर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। जैसे भाई हमारा लिक्विड, ये भी क्या है, फ्लूइड है हमारा। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, एग्जाम्पल लिक्विड, गैस और वेपर। ये तीनों एग्जाम्पल है किसके, फ्लूइड के। तो ये तीनों हमारे फ्लूइड के एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले मैं आपको लिक्विड के बारे में बताना चाहूंगा कि लिक्विड क्या होता है हमारा। लिक्विड भी हमारा एक फ्लूइड है, लेकिन लिक्विड को हम इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं भाई, इनकॉम्प्रेसिबल, जो कंप्रेस नहीं होता। ठीक है, होता तो है लेकिन क्या है, बहुत कम होता है। आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तब लिक्विड जो है कंप्रेस हुआ कितना, 0.00। आपने जब इसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो कितना दबाइए, तब दबाइए 0.00001 mm, इतना दब गया। अब आपने क्या किया, इस फोर्स को 100 की जगह 100 गुना और बढ़ा दिया, 10,000 न्यूटन कर दिया, तब ये कितना दब गया, तब ये दबा 0.00012 mm। मतलब पहले ये 10 मान लो, ये 10 था भाई, 0.10 लगा लो ना इसको, 10 ये 1, बस इतना सा बढ़ा, जबकि फोर्स आपने बहुत ज्यादा लगा दिया। तो दबता तो है लेकिन क्या है, बहुत कम दबता है। कम दबता है इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसके ऊपर अपने लिक्विड के ऊपर, लिक्विड जो फ्लूइड होता है हमारा, इसके ऊपर, ये जो लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव भी बहुत कम पड़ता है। अब आप सोचो सर, पड़ता तो है, घी है हमारा, घी जमा हुआ था, जमे हुआ आपने सर टेम्परेचर दिया तो बिल्कुल पिघल गया, बहुत ज्यादा पतला हो गया। अरे उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, वो तो आपने कंडीशन ही चेंज कर दी, किसी चीज को आपने, फ्लूइड को आपने जमा दिया, आपने स्टेट ही चेंज कर दी उसकी नहीं, सेम फ्लूइड की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारा पिघला हुआ घी है, अब पिघले हुए घी को आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे, 100 कर दिया तब उसकी विस्कोसिटी कम, आपने 250 कर दिया तब भी बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जैसे तेल हुआ हमारा, तेल को आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने गर्म किया, आपने उसको 10,000 पे गर्म किया, तो दोनों पे गर्म आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो उसके मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस जो है बहुत माइनर होगी, बहुत कम। इसलिए अपन क्या कहते हैं, इसलिए अपन कहते हैं कि इसके ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव भी बहुत कम पड़ता है। तो आपके माइंड में रखना इस चीज को, ये मत सोचना कि सर टेम्परेचर क्यों नहीं पड़ता है, घी जो था हमारा, घी को तो हमने गर्म किया, पिघल गया वो तो, अरे वो स्टेट ही चेंज थी, वो जमा हुआ घी था, ये पिघला हुआ घी था। आप जमे हुए की बात करो, टेम्परेचर घटाते चले जाओ, बहुत कम नहीं होगा। आप पिघले हुए घी की बात करो, टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ, इतना डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको तो बोलते हैं क्या, लिक्विड को इनकॉम्प्रेसिबल कह सकते हैं। ठीक है ना, मैं लिखता हूं इसे, इसलिए अपन कहते हैं लिक्विड पर प्रेशर का प्रभाव कम पड़ता है, इसलिए इसे इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, वो लाइन लिख देते हैं, लिक्विड पर
टेम्परेचर का प्रभाव भी कम पड़ता है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड लिक्विड किसे माना जाता है, सबको पता होगा भाई, वाटर को। अब देखते हैं हम गैस। गैस जो है हमारा, इसको हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? गैस को आप दबाओगे तो कंप्रेस हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, इसका मतलब इनकम्प्रेसिबल नहीं है। जैसे हमारे सिलेंडर होता है, सिलेंडर में आप क्या करते हो, सिलेंडर को, उसको निब को आप थोड़ा दबाओ, गैस निकलती है बाहर। टायर के अंदर निब को दबाओ, गैस एयर गैस ही तो होती है, हवा बाहर निकल जाती है। मतलब क्या हो रहा है, आपने बहुत ज्यादा हवा को उसमें कंप्रेस करके भरा हुआ है, तभी तो प्रेशर से बाहर निकलती है। तो इस कमरे में जितनी भी हवा है उसको मैं एक छोटे से बॉक्स के अंदर डाल सकता हूं। कैसे? कंप्रेस कर करके पूरी हो। तो क्या होता है, कंप्रेसिबल होती है, बिल्कुल होती है। दबाने पर वॉल्यूम में ज़्यादा चेंजेस आते हैं, इसलिए अपन इसको कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। और एक इक्वेशन और है, वो मैं लिखवाया था आपको, परफेक्ट गैस इक्वेशन। तो परफेक्ट गैस इक्वेशन जो है P बराबर रो आर टी, आपने 11th या 12th क्लास 10th में पढ़ी होगी। तो उस इक्वेशन देख लो आप, P बराबर रो इंटू आर इंटू टी। अपने जो उसके डेंसिटी है उस पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है और प्रेशर का भी प्रभाव पड़ता है। दोनों चीज़ों का प्रभाव पड़ता है हमारे गैस के ऊपर। कैसे प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको प्रॉपर्टीज के अंदर बताऊंगा, ठीक है ना। अभी तो बस आपको हल्का फुल्का सा देखना एक बार। तो गैस के बारे में लिखता हूं, गैस पर प्रेशर व टेम्परेचर दोनों का प्रभाव पड़ता है। परफेक्ट गैस इक्वेशन लिख देता हूं मैं आपको। चलो एक लाइन बोल देते हैं। पड़ता है प्रभाव, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, अतः गैस एक कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो गैस क्या है? गैस कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है। स्टैंडर्ड गैस कौन सी होती है हमारी? एयर और हाइड्रोजन, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड गैस। स्टैंडर्ड गैस कौन सी हमारी? एयर और हाइड्रोजन। अब मैं आपको परफेक्ट गैस इक्वेशन लिख देता हूं, जिससे आपको याद रहेगी भाई इसके ऊपर, गैस के ऊपर दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो इसको मिटा देता हूं मैं एक बार, उसके नीचे लिखेंगे अपन। मिटा रहा हूं मैं इसे, उतार लें भाई इसको। भाई कुछ बच्चों को एक प्रॉब्लम है कि सर इसके अंदर जो है आगे और पीछे करने के लिए नहीं है ऑप्शन इस ऐप के अंदर। तो मैं उनको एक छोटी सी बात बता दूं, इस पर हम वर्क कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि ये जो ऑप्शन देते हैं ना अपन, 10-10 सेकंड आगे बढ़ जाता है, इस ऑप्शन को देने से क्या है, प्राइवेसी लीक हो जाती है। ये बहुत सारे हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, प्राइवेसी लीक हो जाती है। केवल इस पर्पज से हम इसको नहीं डाल पाए इस फीचर को अभी तक। बाकी हम इस पर वर्क कर रहे हैं कि कैसे हम इसको डाल भी दें और प्राइवेसी भी रुक जाए। तो हम वर्क कर रहे हैं, डोंट वरी। तो तब ये है कि बाकी अब ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है, आप हाथ से भी कर सकते हो आगे पीछे। अदरवाइज क्लास तो कंटिन्यू चल रही है, आप कंटिन्यू लो क्लास। आगे पीछे बढ़ाने से क्या सेंस है? कितने सेकंड बचा लोगे आप कितना भी कर लोगे ना, पूरे लेक्चर के अंदर 2 से 3 मिनट इतना आप बचा सकते हो। बाकी आपकी मेंटेलिटी है, कोई मूवी थोड़ी चल रही है कि बस काट करके लड़ाई झगड़े पे आ जाओ, सीधा एक्शन देखना हमको तो भाई कैसे मारता हीरो। यहाँ पे कोई हीरो हीरोइन कुछ है नहीं, तो यहाँ पे काटने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो आपकी मेंटेलिटी ऐसी है कि थोड़ा आप यूट्यूब देखते हो, सब देखते हो, इसको काट काट के देख लेते हैं। यार भाई क्लासेज हैं, प्यार से लो इनको। स्टडी हमेशा प्यार से करनी चाहिए। परफेक्ट गैस इक्वेशन, स्मॉल p बराबर रो इंटू आर इंटू टी होता है। यहाँ पर p क्या होता है? वेयर p बराबर प्रेशर, रो क्या होता है? रो डेंसिटी,
आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। तो आपको दिख रहा है अभी देखो, जो डेंसिटी है, प्रॉपर्टी होती है हमारी गैस की, वो डेंसिटी प्रेशर पर भी डिपेंड कर रही है। प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी जो है टी पर डिपेंड करिए, आप टी को इधर भेज दो ना, पी अपॉन टी हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। तो मतलब दोनों चीजों पर निर्भर करती है गैस हमारी, प्रेशर पर भी और टेम्परेचर पर भी। आप इसको उतार लो। इसके बाद अब मैं तीसरा आपको लिखता हूं। तीसरा क्या था हमारा, सी। तीसरा फ्लूइड था हमारा वेपर। वेपर के बारे में बस एक लाइन लिखवाऊंगा। वेपर क्या होता है, भाप क्या है, ये फ्लूइड कैसे है। अरे भाई, जो हमारी कुकर होता है, कुकर, प्रेशर कुकर, उसमें हमारा नीचे क्या है, जो भी आपने डाला हुआ खिचड़ी है। बाहर क्या है कुकर के, एयर है। खिचड़ी के ऊपर क्या है, पानी है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा पानी। ये खिचड़ी है, ये पानी है। पानी क्या है, लिक्विड। और बाहर क्या है, कुकर के बाहर गैस, एयर। तो लिक्विड, एयर। और कुकर में उसके बाद में, उस लिक्विड के बाद में कुकर का जो टॉप जो लिड है, ठीक है, परत जो ढक्कन, उससे नीचे नीचे बीच में क्या जमा हुआ पड़ा है, उसे बोलते हैं वेपर, भास्प। तो भास्प क्या है, ये एक फ्लूइड होता है जिसकी प्रॉपर्टी बाउंड्री लाइन पे होती है। बाउंड्री लाइन मतलब ये हमारा वेपर है, ये लिक्विड और ये हमारी गैस है। टेम्परेचर, प्रेशर इस प्रकार होता है वेपर का कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम करते ही ये क्या हो गया, लिक्विड बन गया। थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा कर दो, गैस बन गया, ठीक है। टेम्परेचर थोड़ा सा, सॉरी, प्रेशर थोड़ा सा कम कर दो, लिक्विड बन गया। प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा कर दो, गैस बन गया। तो ये वेपर वो अवस्था है, बाउंड्री लाइन है, किसकी, गैस और लिक्विड की। लिक्विड और गैस की एक बाउंड्री लाइन है। तो इसकी प्रॉपर्टी लगभग लिक्विड की तरह होती है, ठीक है ना। तो वो होता है हमारा वेपर। तो वेपर भी किस कैटेगरी में आएगा भाई, ये वेपर हमारा है तो लिक्विड बन रहा है, गैस, ये दोनों हमारे फ्लूइड हैं, तो ये भी क्या होगा, हमारा फ्लूइड होगा। इसकी प्रॉपर्टीज लगभग लिक्विड के बराबर होती है, ठीक। तो ये अपनी सारी चीजें थी। तीनों हमारे फ्लूइड क्या होता है, कौन सा सब्सटेंस होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको अपनी इसमें फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन। लेकिन प्रॉपर्टीज को पढ़ाने से पहले पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में कंफ्यूजन होगा आपको कि डाइन और ये हमारा पास्कल क्या है, न्यूटन क्या है, किलोग्राम फोर्स क्या है। तो सारी यूनिट्स को मैं आपको यहीं पे कवर करवा देता हूँ स्टार्ट में ही। तो फोर्स की यूनिट देखते हैं अपन, जिससे आपको आगे कंफ्यूजन हो ही नहीं, ठीक है ना। तो मैं फोर्स की डिफरेंट सिस्टम के अंदर यूनिट बताता हूँ आपको। उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, मैं समझाता हूँ। तो मैं अब आपको यूनिट्स बताता हूँ, फोर्स की यूनिट कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। यूनिट्स ऑफ फोर्सेज इन डिफरेंट सिस्टम। एसआई सिस्टम में क्या होती है, एमकेएस में क्या होती है, सीजीएस में क्या होती है। तो आप हेडिंग डाल देंगे यूनिट्स ऑफ फोर्स इन डिफरेंट सिस्टम। देखो भाई, सिस्टम हमारा पहला सिस्टम है एसआई, दूसरा है एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, न्यूटन, ठीक। न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 10 न्यूटन। इसमें होती है, इसकी एमकेएस में होती है केजीएफ, किलोग्राम फोर्स। सीजीएस में होती है इसकी क्या, डाइन। एफपीएस में होती है इसकी एलबीएफ। ये होती है इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो देखो भाई, न्यूटन, डाइन, किलोग्राम फोर्स, एलपीएफ। एलपीएफ का मतलब होता है, इसको बोलते हैं पाउंड पर फुट स्क्वायर, ठीक है ना। पाउंड पर फुट स्क्वायर होता है हमारा। किलोग्राम फोर्स, ये सब चीजें अपन देखते हैं वन बाय वन क्या क्या होती है।
तो मैं आपको नोट में लिखवाता हूँ इनके रिलेशंस को, इन सब चीज़ों को। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या होता है हमारा, मेरे को न्यूटन बताना है। देखो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये नहीं जानते कि न्यूटन का मतलब क्या होता है। मैं आपको बोलूं 10 किलोग्राम का वाट है, समझ जाओगे भाई इतना वजन लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है वजन, आप नहीं समझ। 10 न्यूटन फोर्स का मतलब क्या होता है यही नहीं पता। 10 न्यूटन या न्यूटन फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो ये आता है हमारे न्यूटन के सेकंड लॉ से कि F बराबर ma, आपने सुना होगा F बराबर ma। तो ये वो फोर्स होता है जो, ये मेरे पास मेरा हाथ है ना, ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये मान लो 1 किलोग्राम मास है इसका मास कितना है 1 किलोग्राम। मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, और मैंने इसके ऊपर इतना फोर्स लगा दिया कि ये जो मार्कर है 1 किलोग्राम का, ये मार्कर आगे भागने लगा। मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, इसका फोर्स इतना कर दिया, मार्कर आगे भागने लगा, और भागते 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 इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितना हो गया, इसका एक्सेलरेशन चुका है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मार्कर कितना था, ये 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम फोर्स का, जो 1 किलोग्राम मास का हमारा मार्कर था, और इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया इस तरह से, वो जो फोर्स था उस फोर्स ने इसको कितना एक्सेलरेशन दे दिया, इसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रदान कर दिया। तो ये जो फोर्स है ये कितना लगा, ये फोर्स, इस फोर्स को बोलेंगे हम 1 न्यूटन। तो आप क्या कहोगे, इसको मार्कर ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन वो फोर्स होता है जो 1 किलोग्राम मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रदान कर देता है। और ये आता कहां से हमारा, ये आता है हमारा F बराबर ma, न्यूटन सेकंड लॉ से। तो F सही, F की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। M की यूनिट क्या होती है, मास की किलोग्राम, और एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो भाई न्यूटन की यूनिट क्या होगी, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको यह ध्यान रखना है। तो न्यूटन की यूनिट आप हमेशा कैसे ध्यान रखोगे, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन होता है हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक छोटी सी चीज क्या, हमेशा जो आप डायमेंशन बनाते हो ना MLT के रूप में, वो हमेशा किससे बनती है डायमेंशन, ये बनती है आपके केवल और केवल MKS सिस्टम के अंदर। इसमें डायमेंशंस नहीं बनती, इसमें डायमेंशन नहीं बनती, इसमें नहीं, केवल किसमें बनती है, वो MKS सिस्टम। मतलब आपको किसी भी चीज की क्या बनानी है, डायमेंशन बनानी, किसी भी यूनिट की डायमेंशन बनानी है तो आपको उस यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा MKS में, तब जाकर के आप डायमेंशन बना पाओगे। मतलब अगर आपसे कोई बोले ना कि फोर्स की यूनिट बताओ क्या होगी, तो फोर्स की यूनिट, फोर्स की डायमेंशन बताओ, तो बताओ आप MLT में क्या बता दोगे, न्यूटन। न्यूटन का तो इसमें है ही नहीं, ये मास होता है, ये लेंथ, ये टाइम होता है। तो आप न्यूटन को कन्वर्ट किया किसमें, आपने MKS में कन्वर्ट कर दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो MKS में कन्वर्ट करती, किलोग्राम मास क्या होता है किलोग्राम, और मीटर लेंथ हो गई, और सेकंड स्क्वायर का इनवर्स -2, ये हो गई इसकी डायमेंशन। हमको चेंज करना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आ गया 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन होता है हमारा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, 1 किलोग्राम फोर्स की अगर मैं बात करूं कि 1 किलोग्राम फोर्स किसके बराबर होता है, तो ये होता है हमारा ओनली और ओनली ग्रेविटेशनल यूनिट है हमारी फोर्स की। जब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशन फोर्स, तो वो फोर्स को हम किस में डिनोट कर सकते हैं, KGF के अंदर। यही दिक्कत आई थी पहले, ऐसा ही सिस्टम बनने का रीजन यही था कि KGF के अंदर क्या होता था, अब मैं दीवार के ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ यूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मैं इसको कोई यूनिट नहीं दे सकता, बता नहीं सकता कितना फोर्स लग रहा है। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में तो है नहीं, ऐसे है ग्रेविटी डायरेक्शन। तो इसको कैसे डिनोट करूं, इसको डिनोट करने के लिए KGF में डिनोट नहीं कर सकते उसको डिनोट करवाने के लिए मुझे कोई यूनिट देनी पड़ेगी। वो यूनिट कौन सी होती थी हमारी, न्यूटन। ठीक है, और KGF केवल कौन से फोर्स के लिए है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है केवल उसके लिए है। तो ये किसके बराबर होगी हमारी, ये भी ऐसे निकालेंगे F बराबर ma, लेकिन यहाँ पर मास कितना होता है, यहाँ पर तो मास होता था हमारा 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन भी कितना होता था 1 मीटर पर सेकंड, और इसको बोलते हैं 1 न्यूटन। लेकिन ग्रेविटेशनल है तो मास कितना होगा, मास तो 1 किलोग्राम होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम। तो इस वाले कोर्स में क्या हो जाएगा हमारा 1 किलोग्राम इंटू में 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 9.81 हो जाएगा। ये मैं आपको बताता हूं, अभी सेकंड नोट में लिखेंगे अपन, मैं यहीं पे लिख देता हूं इसका सेकंड नोट।
आप इसको उतारेंगे, मैं सेकंड नोट लिख रहा हूँ, मैं इसे मिटा रहा हूं। ये LBF बता रहा था मैं आपको, पाउंड पर स्मॉल एल होगा, पाउंड पर फुट स्क्वायर होता है ये। पाउंड को LB से डिनोट करते हैं। अब डिनोट तब क्यों करते हैं, इसके ऊपर अपन क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते कि उन्होंने LB से क्यों किया, पाउंड है तो PO लिखना चाहिए। अरे भाई वो उनकी दुनिया है, उन्होंने कैसे लिखा अपन को क्या पता। अब मैं आपको लिखता हूं, देखो KGF के बारे में। KGF कैसे निकालेंगे, 1 किलोग्राम फोर्स, मास कितना 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन कितना, ग्रेविटेशनल है तो 9.81 मीटर, यही तो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। F बराबर mg, ऐसे आता है ये। तो 1 किलोग्राम फोर्स बराबर 9.81 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमारा ये किसके बराबर होता है, पहले तो मैं इसको यूं लिख देता हूं, और आप जानते हो ये किसके बराबर होता है हमारा, 1 न्यूटन। देखो पहला वाला नोट देखो, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता था हमारा 1 न्यूटन। तो मैं लिख सकता हूं 1 kgf बराबर 9.81 न्यूटन। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम हमेशा, आपने देखा होगा कि 1 kgf को हम 9.81 न्यूटन या लगभग बराबर 10 न्यूटन लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, 1 किलोग्राम फोर्स बराबर 10 न्यूटन, 10 मान के चलते हैं हमेशा। तो ये है हमारा किलोग्राम फोर्स। तो दोनों मैंने आपको रिलेशन बता दिया। अब मैं आपको डाइन का और बताता हूं, तीसरा। मैं इसको मिटाता हूं, मैं इसे मिटाता हूं भाई। डाइन किस में होती है यूनिट हमारी, डाइन यूनिट होती है हमारी किसके अंदर, वो होती है CGS में। तो तीसरा नोट है अपना क्या, 1 डाइन किसके बराबर है, 1 डाइन हमारा होता है किसके बराबर, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई 1 न्यूटन होता था हमारा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर MKS में। CGS में क्या होता है हमारा, किलोग्राम का ग्राम होता है, मीटर का सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 डाइन बोलेंगे। और अगर ये MKS वाला होता तो ये 1 न्यूटन होता। चौथा अपन देखते हैं भाई, रिलेशनशिप देखते हैं। डाइन और न्यूटन में क्या रिलेशनशिप होगी, हम जानते हैं 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मुझे रिलेशनशिप बनानी है न्यूटन और डाइन के अंदर, न्यूटन में और डाइन में। कैसे बनाऊंगा, न्यूटन को तोड़ते चला जाता हूं, क्या कर देता हूं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपने आप रिलेशनशिप बन जाएगी। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, बराबर कितना हो गया 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 हो गया, नहीं है 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, 1 डाइन। तो कितना हो गया ये हमारा 10 की पावर 5 डाइन हो गया। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। तो अगर आपको कन्वर्ट करवा रहा है न्यूटन को डाइन में तो आप कर सकते हो, डाइन को न्यूटन में तो भी आप कर लोगे, न्यूटन को किलोग्राम फोर्स में तो भी कर लो, किलोग्राम फोर्स को डाइन में तो भी कर लो। तो वो चीज़ अपन ने पहले क्लियर कर ली। बार बार दिक्कत आती है ना जब मैं करवाता डायरेक्ट, तो आपको प्रॉब्लम आती, अपन पहले ही देख चुके हैं। यहां से आपने एक चीज़ और देखी होगी, किलोग्राम फोर्स सबसे बड़ा है और सबसे छोटा क्या होता है, यूनिट हमारी फोर्स की डाइन होती है। किलोग्राम फोर्स किसके बराबर होता है, 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। और न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के। सबसे छोटा डाइन, सबसे बड़ी यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स। एक नोट और लिखते हैं, पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही अपन क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। मैं इसे मिटाता हूं भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पास्कल। और भी जो आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा 1 बाय 1, लेकिन ये चीज क्या है तो बिल्कुल कॉमन है, हर जगह मिलेगी आपको, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। फिफ्थ में लिखता हूं आपको 1 पास्कल। पास्कल को PA से डिनोट करते हैं, ये होता है हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 PA बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना भाई इसको। तो ये 5 रिलेशनशिप मैंने आपको बता दी। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, क्या, प्रीफिक्स सफिक्स आपने पढ़े होंगे वैसे तो, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, ये चीज़ भी बहुत काम आएगी फ्लूइड मैकेनिक्स में, क्योंकि चीज़ें मिली में चलेंगी, माइक्रो में चलेंगी, नैनो में चलेंगी। तो वो चीज़ भी आप थोड़ी सी ध्यान रखना। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, बस वो ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी वो पता होंगी।
देखो भाई 10 की पावर ये चल रही है प्लस में, 10 की पावर 1 होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेका, 2 को बोलते हैं हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। 10 की पावर माइनस एक क्या होती है हमारी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। कोई भी चीज है, अब किलो से हमारे माइंड में फिक्स हो चुका है, किलो का मतलब वजन ही होता है। अरे बिल्कुल गलत बात है। 10 की पावर 3 होती है ना, उस पावर को बोलते हैं किलो। 10 की पावर 3 को किलो बोला जाता है। अगर मैं आपसे ये कहूं ना, अगर आप किसी से कहो कि भाई मेरे को 1 किलो रुपए देना, ठीक है 1 किलो रुपए देना, तो अगला सोचेगा बेवकूफ हो गया क्या, 1 किलो का मतलब तो मैं तौल के दे दूं 1 किलो। बिल्कुल, ये हमारी मेंटलिटी ऐसी हो चुकी है, हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रहेंगे 1 किलो का मतलब क्या होता है, बस वही वजन, आलू है 1 किलो का मतलब, यही सोचते हैं। बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में हम बोलते भी गलत हैं। आप जाते हो तो क्या बोलते हो सब्जी मंडी, 1 किलो टमाटर देना, 1 किलो आलू देना। बिल्कुल गलत है। 1 किलो नहीं, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। आपको वेट बोलना पड़ेगा, वेट की यूनिट ग्राम होती है, नॉट किलो। किलो का मतलब केवल डिजिट से है। डिजिट का मतलब क्या होता है, 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब होता है 1 किलो। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं ना 1 किलो रुपए देना, तो 1 किलो रुपए का मतलब है बस 1000 रुपए दे दे मेरे को। 1 किलो का मतलब क्या है, 10 की पावर 3 मतलब 1000। तो मैं आपसे कह रहा हूं 1000 रुपए दे दो, तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। मैं आपसे कह रहा हूं आधा किलो रुपए देना, 500 रुपए, ठीक है ना। तो ये होता है आपको किलो, किलो का मतलब ये होता है। तो हर चीज के पीछे हम किलो लगा सकते हैं। किलोमीटर, देखो लेंथ को नाप रहा है, तो क्यों लगाते हैं, चीज को छोटा करने के लिए। 1000 मीटर, अब शॉर्ट हो गया 1 किलोमीटर, ठीक है ना। तो छोटा करने के लिए लगाते हैं। और भी बहुत बड़ी यूनिट है, उसको छोटा करने के लिए और भी चीजें आगे देखो। 10 की घात 1 को बोलते हैं डेका, 2 को बोलते हैं हेक्टो, किलो, 10 की घात 6 को मेगा, 10 की घात 9 में चल रही है बात, तो क्या बोले गीगा, गीगा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा ऐसे होते हैं हमारे आगे। 10 की, अब माइनस की बात करते हैं, प्लस की पावर, ये प्लस थी पावर, माइनस 10 की पावर -1, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अट्टो, एट्टो, जेप्टो। तो काफी सारे होते हैं ये भी आपके। 10 की पावर -9, यहां तक ही सफिशिएंट है आपके लिए। -2 सेंटी होता है, बोलते हैं ना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर हो गया, 10 की घात -2 मीटर हो गया, ठीक है ना। 10 की माइनस मिली, मिली मतलब 10 की पावर -3। माइक्रो, माइक्रोन भी होता है, MICRON, माइक्रोन को ही बोलते हैं माइक्रो, एक ही बात है दोनों। 10 की -6, नैनो -9। तो ये चीज आपको काम आने वाली है बार बार, क्योंकि सेंटी पॉइज, ठीक है, पॉइज यूनिट होती है हमारी विस्कोसिटी के, आगे काम आएंगी। इसलिए सारे कंफ्यूजन अपन यही खत्म कर देते हैं, जिससे अपन आगे क्लासेस में दिक्कत नहीं है कि आप गूगल सर्च कर रहे हो, बुक पढ़ रहे हो। तो ये चीज अपन यहाँ तक देख चुके हैं। इसको आप उतारना चाहो उतार लो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। यूनिट्स में आपको बता दी। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज 1 बाय 1। तो बेसिक जो इंट्रोडक्शन था मैं आपको कंप्लीट दे चुका हूं फ्लूइड मैकेनिक्स का। 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तसल्ली से, एक एक टॉपिक को क्लियर करके, ठीक है भाई। रिवीजन करते रहना है आपको हर चीज का। जब भी मैं पढ़ाऊं आपको नेक्स्ट डे उस चीज को पढ़ के ही क्लासेस लेनी है। थैंक यू सो मच।